मुझे लगता था कि उसकी मोहब्बत समुंदर की लहरों की तरह गहरी है, इतनी गहरी कि मैं बस उसके साथ बह सकती हूँ, उसकी गहराई नाप सकती हूँ। मगर वह तो किनारे की रेत निकला, जिसे मैं अपने हाथों में जितना समेटती थी वो उतनी ही तेज़ी से फिसलता जा रहा था। और फिर वो पूरी तरह फिसल गया और मेरे हाथ खाली रह गए थे और मैं बस उसे जाते हुए देखती रह गई थी। मैं आभा शर्मा पंजाब से हूँ पर मुंबई में रहती हूँ। यहाँ जॉब करती हूँ एक रेस्टोरेंट में और अपनी दोस्त के साथ उसके घर में रहती हूँ। उम्र 26 साल की। नहीं, अब तक शादी नहीं हुई है और शायद होगी भी नहीं। ज़िंदगी में जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते कब उम्र का बोझ हल्का हो गया पता ही नहीं चला। पर एक इत्मीनान सा था कि वो आएगा और फिर मेरे सारे गम समेट कर इन्हीं समंदर की लहरों में बहा देगा। मगर मैं गलत थी। यह बात भी मुझे उस दिन ही पता चली थी, कुछ समय पहले। वो मेरा इंतज़ार कर रहा था और मैं उससे मिलने जा रही हूँ और शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। मैं जानती हूँ कि वो बदल गया है और आज की मुलाकात के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैं और मेरा इंतज़ार, मेरी मोहब्बत और सबसे आखिर में हमारा रिश्ता, जो इतनी मुश्किल और दूरियों के बावजूद नहीं टूटा, वो आज टूटने वाला था। मैं उसके पास पहुँची थी। वो उसी तरह हाथ बांधकर खड़ा था और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। और तभी उसने कहा था बिना पलटे, आ गई तुम। उसने कहा था। आज भी वो मेरे कदमों की आहट से पहचानता था। मैं, हाँ आ गई हूँ, तुमने बुलाया था तो आना ही था। मेरे सवाल का जवाब लेकर आई हो, उसने कहा था। मगर अभी भी वो पलटा नहीं था, वैसे ही खड़ा था। मैं, हाँ मैंने कहा था। फिर वो अचानक से पलट कर, दिखाओ, उसने कहा था और मैंने मंगनी की अंगूठी उसकी तरफ बढ़ा दी थी। वो हैरानी से मुझे देख रहा था। तो तुम 9 साल पुरानी मंगनी तोड़ना चाहती हो, सिर्फ एक कागजी टेस्ट की वजह से? दुनिया का कोई भी कागज़ औरत की पाकीज़गी या पवित्रता को साबित नहीं कर सकता। अविनाश, मैंने कहा था। मोहब्बत करती हो मुझसे? उसने कहा था, हमेशा की तरह मेरी आंखों में झांकते हुए। और मैंने वैसे ही पलकें झुका ली थी। बहुत। तो फिर साबित करो, उसने कहा था और मेरा झुका हुआ सर उठाया था। मोहब्बत में यकीन साबित नहीं वाजिब होता है अविनाश, और जहाँ यकीन नहीं वहाँ मोहब्बत नहीं। मैंने वैसे ही कहा था और उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर, जानती हो ना इसके बाद क्या होगा? मैं, जानती हूँ। फिर भी? हाँ फिर भी। तो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। बाद में मत कहना कि मैं बेवफा था। नहीं कहूँगी। जी लोगी मेरे बिना? उसने फिर पूछा था। पिछले 9 सालों से तुम्हारे बिना ही जी रही थी, शायद तुम भूल गए हो। भूल तुम गई हो आभा, अपनी जिद में सब कुछ, उसने कहा था और मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए कहा था। और मुझे उससे तकलीफ़ हुई थी और मैंने उसका हाथ हटाते हुए, जिद नहीं, वो मेरा स्वाभिमान है। मैं तुम्हारे बिना तो जी सकती हूँ, पर उसके बिना बस मर जाऊँगी। तो ठीक है, जियो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ, और मैं जा रहा हूँ, उसने कहा था और चला गया। और मैं वहाँ पर खड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे आई थी। चले जाओ और फिर कभी मिलो तो अनजान बन जाना, क्योंकि अब मैं तुम्हें पहचानना भी नहीं चाहती। मोहब्बत इंसान को हर हद से गुजरने पर मजबूर कर देती है, और मैंने इसी मोहब्बत में आकर उसके इंतज़ार की हद में खुद को बांध लिया था और अपनी ज़िंदगी के 9 साल गुजार दिए थे। सोचा ना था कि जब आज़ादी मिलेगी या फिर जब ये इंतज़ार ख़त्म होगा तो मैं तनहा रह जाऊंगी। माँ का फ़ोन आ रहा है, वो इंतज़ार कर रही हैं और अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि सब खत्म हो गया है। कि आवा, जिसके लिए वो सपने सजा रही थीं कि अब मेरी भी डोली उठ जाएगी और वो अपनी जिम्मेदारी निभाकर इत्मीनान हो जाएंगी। पापा के जाने के बाद मैंने बड़ी हिम्मत से अपने भाई और बहन और माँ को संभाला था। उन्हें टूटने नहीं दिया था, बिखरने नहीं दिया था। लेकिन आज बिखर गई थी मैं, और उन लहरों को देखते देखते कब मैं उनमें समा गई थी मुझे पता ही नहीं चला था। पानी बहुत गहरा था, मैं उसमें डूबती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब बस सारे गम सारे दुख इसकी गहराई में डूब जाएंगे, और मैंने आंखें बंद करके खुद को उसके हवाले कर दिया था। तभी किसी ने मुझे आकर थामा था। शाम का अंधेरा बढ़ रहा था और मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, और फिर मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई थीं। दम घुटने लगा था और ऐसा लगा कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म। और आज के दिन 2 साल बाद
ओह नहीं, मैंने कहा था और उठकर बिस्तर पर बैठ गई थी। और तभी मेरी दोस्त हिमांशी ने लाइट ऑन की थी। उफ, वो सपना था। मेरा गला सूख रहा था, चेहरा पसीने से लथपथ था और मैंने उससे पानी मांगा था। पानी पीने के बाद मुझे कुछ आराम मिला था। हिमांशी मेरा पसीना पोंछ रही थी और कह रही थी, यार आभा, तू किसी साइकियाट्रिस्ट को क्यों नहीं जाकर दिखाती है? 2 साल हो गए हैं उस हादसे को, और एक तू है कि आज भी उसमें जी रही है। भूल जा उसे, अब तक तो उसने शादी भी कर ली होगी। और एक तू है कि आज भी उसके लिए अपनी नींद खराब करती है। मैं उसे याद नहीं करती यार। अविनाश को तो मैंने उसी दिन भुला दिया था जिस दिन उसने मेरी पवित्रता का सबूत मांगा था। मैं तो जिसने मुझे बचाया था, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी उस दिन। और जब मुझे होश आया था तो मैं अस्पताल में भर्ती थी, और जिसने मुझे बचाया था मैं उसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाई थी। न जाने कौन था वो, और मैं उसे अपने सपनों में क्यों देखती हूँ, मैंने कहा था, और फिर से पानी पीने लगी थी। और हिमांशी, चल कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ कि एक बार चलकर किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिल लें, फिर शायद ये बीमारी दूर हो जाए, उसने कहा था। और मैं हाँ में सर हिला गई थी और फिर सो गई थी और उसने लाइट ऑफ कर दी थी। मगर फिर मैंने मना कर दिया था, लाइट्स ऑन ही रहने दे, मुझे कुछ अजीब सी घबराहट हो रही है, मैंने कहा था। और वो, चल ठीक है सो जा फिर, कहते हुए सो गई थी। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उस अजनबी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जा रहा था, मगर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस काला समंदर का गहरा पानी और डूबती हुई मैं उसकी बाहों में थी। कौन था वो, और मुझे बचाने के बाद मुझसे मिला क्यों नहीं? शायद उसे कोई काम रहा होगा, या फिर वो यहाँ पर घूमने आया होगा। सवाल बहुत थे और जवाब का तो पता नहीं। पर इन सपनों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा था, वो भी पिछले 2 सालों से, जब मैं अपने मंगेतर से मिलने गई थी आखिरी बार। अविनाश मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। जब हम पंजाब में एक छोटे से गांव में रहते थे, हम 3 भाई बहन थे और मैं सबसे बड़ी थी। पापा एक स्कूल में टीचर थे और माँ एक गृहिणी थी। अविनाश का परिवार बंगलौर में रहता था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान था। वो लोग 2-3 सालों में एक बार हमारे यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आते थे, और इसी दौरान मैं और अविनाश अच्छे दोस्त बन गए थे। वो मुझसे 3-4 साल बड़ा था, मगर फिर भी हम काफ़ी क्लोज थे। और फिर जब मैं इंटर कॉलेज में थी, मेरा पहला साल था, और वो लोग करीब 4 साल बाद हमारे गांव आए थे छुट्टियां गुजारने, और हमारे यहाँ ही रुके थे। मैंने उसे देखा था इतने सालों बाद। हे आभा, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो और पहले से भी ज़्यादा प्यारी लगने लगी हो, उसने कहा था। और मुझे सच में उस समय ऐसा लगा था कि वो तो हमेशा ऐसी ही बातें करता था और हंसता मुस्कुराता रहता था। और उसी दौरान उसने अपने माता पिता से कहकर अपने लिए मुझे मांग लिया था। मैं सच में बहुत हैरत में पड़ गई थी जब पापा ने मुझसे कहा था कि अविनाश तुम्हें पसंद करता है और उसके घर वाले भी यही चाहते हैं। और हम क्या पापा? मैंने बीच में बात काट दी थी, और पापा कुछ देर खामोश हो गए थे। और फिर, देखो आभा, अविनाश बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, और उसके पिता को भी। और किसी अजनबी से रिश्ता जोड़ने से बेहतर है कि हम अपनों से जुड़े हुए रिश्तों को और मजबूत कर लें। बस इतना ही कहा था पापा ने, और मैंने सर झुका दिया था। हालांकि मैं उस वक्त तैयार नहीं थी, और ना ही मैं उसके लिए कुछ भी महसूस करती थी। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने उन दिनों नई नई जवानी की दहलीज पर कदम रखे थे, और अविनाश की मीठी मीठी बातें और मोहब्बतें मुझे अच्छी लगने लगी थी। ऊपर से पापा की भी यही इच्छा थी, उनकी पुरानी दोस्ती रिश्ते में बदल जाए। और मैं आखिर में मान गई थी। उस वक्त हमारी बस मंगनी हुई थी। अविनाश अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अब्रोड जा रहा था, और वापसी में 5 साल लगने वाले थे, तो शादी उसके आने के बाद ही होने वाली थी। अविनाश मुझे पसंद था। एक डैशिंग सा बंदा था और काफ़ी खुश मिजाज भी था। मैं उसे बचपन से जानती थी। हालांकि अब हम काफ़ी सालों बाद मिले थे, और वो भी बिजनेस में मास्टर्स कर रहा था और मैं भी कॉलेज में थी। हम दोनों अब बच्चे नहीं रह गए थे, बड़े हो गए थे। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ था। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं एक बड़े से होटल के बड़े से शानदार किचन में काम करूं। और फिर एक दिन पापा की अचानक ही तबीयत खराब हो गई।
और अचानक ही मेरा ये सपना अधूरा रह गया और वो हमें छोड़कर चले गए थे। हम अकेले हो गए थे उस वक्त। ऐसा लगा कि जैसे मेरी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। मैं आवा सच कहूँ तो आंखें आज भी भर आती हैं उस दिन को याद करते हुए। पापा की वो कही हुई आखिरी बात, मेरा बेटा, मेरे जाने के बाद तुम ही इस घर की सबसे बड़ी हो, तो तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा, अपनी माँ, अपनी बहन, भाई, सब कुछ। पापा आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको शहर ले जाएंगे, मैंने नम आँखों से कहा था और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखते हुए, आभा का मतलब है चमक और तुम्हें अपनी चमक से रोशन करना है इस घर को दोबारा, उन्होंने कहा था और आंखें बंद कर ली थीं और घने अंधेरे में खो गए थे। आभा क्या सोच रही हो? कस्टमर इंतज़ार कर रहा है, तुमने कोल्ड कॉफ़ी बना दी उसके लिए? अचानक से मेरी सोचों की नींद टूटी और मैं चौंक कर, हाँ बस अभी कर रही हूँ मैंने जल्दी जल्दी से उसकी तरफ मग बढ़ाया था और कहा था, ये लो, और फिर अपनी नम आँखों को मलते हुए साफ किया था। और मेरी कुली गर्जना ने मेरी तरफ देखा था। पता नहीं उस कस्टमर को कैसे पता चल जाता है ये काफ़ी तूने बनाई है और वो हर हफ्ते यहाँ बस यही पीने आता है और चला जाता है। मुझे पता है पिछले महीने जब तू अपनी बहन की शादी में गई थी, वो कहते हुए आगे बढ़ रही थी और मैं, पहले जाकर उसे कॉफ़ी देकर आ फिर बताना, मैंने कहा था और वो चली गई थी। और वापस आने के बाद उसने मुझे बताया कि पिछले महीने जब मैं अपनी बहन की शादी में गई थी तो वह आया था और मेरे बारे में पूछ रहा था कि मैं कहाँ हूँ, और उसने कॉफ़ी भी नहीं पी, कहने लगा जब वो आ जाएगी तब मैं आऊँगा। अच्छा, ऐसा कहा उसने? मैं हंस पड़ी थी मगर फिर चुप हो गई थी, एक डर सा लग रहा था। अजीब पागल सा आदमी था। मैंने कैफ़े के किचन से उसे झांक कर देखा था। देखने में तो किसी शरीफ घर का लगता था और कपड़े भी उसके काफ़ी महंगे लग रहे थे। कौन था ये तो मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता था कि पिछले 2 सालों से वो यहाँ आता था बस कॉफ़ी पीने, और वो भी मेरे हाथों की। अजीब सा महसूस हो रहा था मुझे, मतलब डर लग रहा था अर्चना की बातें सुनकर कि कहीं ये कोई गुंडा या फिर माफिया या फिर कोई इसी प्रकार का काम करने वाला शख्स तो नहीं है और मेरे बारे में पूछ रहा है। पर क्यों? देखने में तो काफ़ी हैंडसम है, पर तो फिर मन में बहुत सवाल थे मगर जवाब उससे जाकर पूछूं क्या। और उस दिन मैंने तय कर लिया था कि जाकर उससे आज पूछ ही लेती हूँ, मगर फिर सोचा कि अगर उसने इग्नोर कर दिया तो। मुंबई शहर और एक अकेली लड़की और फिर एक अजनबी आदमी, मन में बहुत ही हलचल सी होने लगी थी और घबराहट भी हो रही थी। और इसी कश्मकश में मैं उलझी रही और वो वहाँ से चला गया था और मैं काम खत्म होने के बाद घर आ रही थी। रात के 10 बज रहे थे, कभी कभी देर हो जाती थी। इसी देर की वजह से ही तो अविनाश ने मुझे, खैर ये तो बहुत लंबी कहानी है, आराम से सुनाऊंगी कभी। फ़िलहाल तो मैं वापस आ रही थी और मेरी स्कूटी बीच रास्ते में ही रुक गई थी। पता नहीं क्या हो गया था उसे, और ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई थी और मैं परेशान भीगती हुई उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी और आती जाती गाड़ियों को भी देख रही थी। तभी एक बड़ी सी गाड़ी मेरी बगल से गुजरी थी और कुछ दूर जाकर रुक गई थी और मैंने पलट कर देखा था और मैं सच में डर गई थी कि आखिर गाड़ी रुकी क्यों थी। मैं सोच रही थी कि तभी उनमें से एक आदमी बाहर निकल कर आया था और मेरी तरफ बढ़ रहा था और मैं बहुत घबरा गई थी कि वो मेरी तरफ क्यों आ रहा है, कहीं मुझे किडनैप तो। मुंबई शहर और रात के 10 बज रहे थे और भीगती हुई बारिश में एक अकेली लड़की और एक अजनबी। मैंने सोच लिया था कि वह इससे पहले कि मेरे करीब आए मैं तेज़ी से दौड़ जाऊंगी, पर नहीं। जब बिजली कड़की और रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा तो और भी ज़्यादा हैरान रह गई थी। ये तो वही था जो रेस्टोरेंट आता था, वही अजनबी शख्स। मैं बस उसे देखती जा रही थी और वो मेरे करीब आ चुका था। उसने मुझे हटाया था और आगे बढ़कर स्कूटी स्टार्ट कर दी थी, वो भी एक बार में ही। कमाल का शख्स था, कहा कुछ नहीं और फिर अपना कोट उतार कर मुझे उड़ा दिया था। बारिश की वजह से कपड़े गीले हो गए थे और मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, मगर वो कैसे समझ गया था यह मुझे समझ नहीं आया था। और फिर वह चला गया था। मैंने थैंक्स कहा था, उसने मुस्कुराते हुए मुझे पलट कर देखा था और गाड़ी में बैठ गया था
और चला गया था। कहा कुछ भी नहीं और मैं बस उसकी इस्माइल वाकई में किल्लर थी। उस वक्त ना मुझे भी ना जाने क्या हो गया था। मैंने उसका नाम तक नहीं पूछा था और ना ही उसने पूछा था। अजीब बात थी, यह हमारी करीबी वाली पहली मुलाकात थी। उसके बाद मैं सीधे घर आ गई थी और घर अभी पहुंची ही थी, मेन दरवाजे पर खड़ी थी और डोरबेल बजाने वाली ही थी कि मेरा फ़ोन बजने लगा था। मैंने पर्स में से फ़ोन निकाल कर देखा था। नंबर तो अनजान था। किसका हो सकता है? क्या पता माँ का फ़ोन हो, किसी और के नंबर से कर रही हो। माँ भी ना फ़ोन ख़राब हो जाता है बार बार, तो क्यों नहीं बदल देती हैं? कितनी बार कहा है। इस बार जाऊंगी तो उनके लिए नया फ़ोन लेकर जाऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे मना करती हैं। मैंने बड़बड़ाते हुए कॉल रिसीव की थी। हेलो, घर पहुँच गई? उधर से एक दिलकश आवाज़ आई थी, जिसे सुनकर मैं चौंक गई थी कि मुझे कौन फ़ोन कर रहा है। मैं? कौन? और इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती, उसने दोबारा कहा था। आगे उसने कहा, आइंदा जब देर हो तो अकेले मत जाना और स्कूटी की सर्विसिंग कराया करो कभी कभी, उसने कहा और फिर फ़ोन काट दिया था। मैं हैरान थी कि आवाज़ तो काफ़ी अच्छी है और बोल इतने कड़वे और इतने हक से मेरे ऊपर धौंस जमा रहा है कि अकेले मत जाना। है कौन है और मेरा नंबर इसके पास कैसे आया? मैंने पलट कर देखा था कि कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं, और इससे पहले कि मैं कुछ और सोचती, हिमांशी ने दरवाज़ा खोला था। कहाँ रह गई थी और ये कोट किसका है? अच्छा पहले अंदर चल, पूरी भीग गई हो। आभा क्या करती हो? चलो पहले कपड़े चेंज करो वरना बीमार पड़ जाओगी। वरना, उसने कहा और मैं घर के अंदर चली गई थी और कोट उतार कर हैंगर में टांग दिया और टॉवल उठाए बाथरूम में घुस गई थी। शावर लेते समय बार बार वही आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। घर पहुंच गई। रास्ते पर मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि जैसे कोई मुझ पर नज़र रख रहा था। मैंने पलटकर 2-3 बार देखा भी था, मगर वहाँ पर चलती हुई आगे पीछे बढ़ती गाड़ियाँ थीं बस। आभा, आभा, यार बारिश में इतना नहाने के बाद कितना नहा रही हो? बाहर निकलो। हिमा की आवाज़ सुनकर मैं ख्यालों से बाहर आ गई थी और जल्दी से चेंज करके बाहर आ गई थी। हिमांशी को मैं हिमा बुलाती थी। वो थी तो मेरी दोस्त और रूम पार्टनर, मगर कभी कभी माँ की तरह मेरी फ़िक्र करती थी। मेरे बाहर आने के बाद मैं बिस्तर पर बैठकर टॉवल से अपने बालों को सुखा रही थी और तभी हिमा मेरे पास आई थी। आज इतनी देर क्यों हुई? पता है मुंबई का माहौल, जरा देखो तो पूरी भीग गई हो। लाओ ये टॉवल मुझे दे दो, उसने कहा और मेरे हाथ में से टॉवल लेकर मेरे बालों को पोंछने लगी। बारिश बहुत तेज़ हो गई थी और स्कूटी भी ख़राब हो गई थी, और तुम्हें तो पता है कि छोटी की शादी में काफ़ी लोन लेना पड़ गया था, तो चुकाना तो पड़ेगा। इसलिए सोचा कि अब ओवर टाइम कर लिया करूँगी। अगले महीने माँ को भी यहीं बुलाना है। सारी जिम्मेदारियाँ निभाती हो पर अपना कुछ भी ख्याल मत रखना, वो कहते हुए मुझे घूर रही थी। हेमा, तुम हो ना मेरी फ़िक्र करने के लिए। मैंने उसे मुस्कुराकर देखा था। मुस्कुराओ मत। कभी सोचा है मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? आभा, बीरेन अब वापस आ गया है और हम शादी करने वाले हैं बहुत ही जल्द, उसने कहा। बीरेन उसका मंगेतर था जो दुबई में रहता था और अब वह वापस आ गया था। तो तुम शादी कर रही हो? वाह, देखना मैं तुम्हारी शादी में कैसे नाचूंगी, मेहंदी, संगीत और हल्दी सब में। और बस सबकी शादी में ही नाचना, खुद के लिए कुछ मत करना, उसने कहा तो मन एक पल के लिए उदास सा हो गया, मगर अगले ही पल मैंने खुद को संभालते हुए, तुम भी ना किन बातों को लेकर बैठ गई, सारा मूड खराब कर दिया। आवा बात मत टालो, उसने कहा था। मैं? बात और मैं कभी नहीं। मुझे बहुत भूख लगी है, खाने में क्या बनाया है? कड़ी चावल हैं, तुम बैठो मैं लेकर आती हूँ। और हाँ, अब अपने आने वाले दिनों के बारे में सोचो। कब तक ऐसे ही मेरी बातों को टालती रहोगी? और बातें बदलने से बातें खत्म नहीं होती आवा, उसने जाते जाते पलट कर दरवाजे के पास से मुझे देख कर कहा था। और मैं कुछ नहीं कह पाई थी। अब उसे क्या बताती कि मेरे लिए भी ये सब आसान नहीं है। और हिमा से बातों के दौरान मैं उस फ़ोन वाले आदमी के बारे में भूल गई। कुछ समय बाद हिमा सो गई, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। वैसे बात तो उसने सही कही थी,
आखिर कब तक मैं ऐसे रहूँगी। मुझे पता है अब वो कभी वापस नहीं आने वाला है, मगर फिर भी न जाने क्यों दिल में आज भी उसका नाम आता है तो ज़ोर से धड़कता है और एक टेज सी मन में उठती है। मैं खिड़की के पास खड़ी आसमान में चाँद को देख रही थी। 2 महीने पहले जब छोटी की शादी तय होने की खबर माँ ने बताई तो मैं बहुत खुश हुई थी। अब मेरे इंतज़ार में मैं उसे घर बिठाकर तो नहीं रख सकती थी। मैंने फ़ौरन कहा कि जल्दी ही शादी की तारीख निकलवा लें। अब छोटी 24 साल की हो गई थी और मैं पापा की जिम्मेदारी निभा देना चाहती थी। मैंने माँ से कहा था कि जितने भी पैसे चाहिए मुझे बता दें, मैं भेज दूँगी। माँ, क्या मतलब कि पैसे भेज दूँगी? बहन की शादी है तो आओगी नहीं? मैं, नहीं, आकर क्या करूँगी? पता तो है तुम्हें, फिर से वही बातें, लोगों को मौका मिल जाएगा और मैं छोटी की शादी में कोई भी तमाशा नहीं चाहती। माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस तुम्हें शादी में आना है, वरना मैं मना कर देती हूँ लड़के वालों को। माँ भी जिद कर रही थी और छोटी भी जिद कर रही थी। उनके जिद के आगे मैं मजबूर हो गई थी और फिर मैं उनकी शादी में पहुँची थी। शादी से 3 दिन पहले हल्दी के दिन मैं बहुत खुश थी। पापा के जाने के बाद मैंने अपने घर को बिखरने नहीं दिया था। मेरा छोटा भाई राहुल अब ग्रेजुएशन कर रहा था और साथ ही साथ बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स भी कर रहा था और 2-3 सालों के बाद वो भी सेटल हो जाएगा और उसकी जॉब भी लग जाएगी। उसके बाद मैं और मेरी माँ बस। मुझे पता था कि मैं यहाँ हूँ तो लोगों को और रिश्तेदारों को बातें करने का एक टॉपिक मिल जाएगा। वही बात हुई, सबने यही पूछा, बल्कि सबको पता था कि अविनाश से मंगनी मैंने तोड़ी थी और वजह बस यही थी कि उसे अब मुझ पर यकीन नहीं रहा और जहाँ यकीन नहीं, वहाँ रिश्ता कैसे जोड़ते हैं, वो तो वैसे ही बाद में टूट जाएगा। तो मैंने बस, आखिर 9 साल की मंगनी थी, कुछ तो ज़रूर हुआ होगा। निर्मला, तुम्हारी बेटी वहाँ मुंबई में नौकरी करती है और अकेले रहती है। अकेले नहीं रहती दीदी, उसकी दोस्त के साथ रहती है। माँ ने बुआ जी से कहा था, जो गड़े मुर्दे उखाड़ रही थीं। हाँ, जो भी हो, तुम गई हो कभी वहाँ? देखा है जाकर कि वह वहाँ क्या काम करती है और कैसे रहती है, कैसे कपड़े पहनती है। मैंने तो सुना है कि हमें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है दीदी। और रही बात अविनाश की, तो उसकी किस्मत फूटी हुई थी जो हमारी हीरे जैसी बिटिया को न परख सका। हमारी आभा के लायक नहीं था वो। हमारी राजकुमारी के लिए तो कोई राजकुमार ही आएगा। और एक विनती है आपसे, इतने साल हो गए आपके भैया के गए हुए, हमारी आभा ने हमें कभी आपके भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। और इतने सालों बाद जब वो हमारे बीच नहीं है तो कृपा करके उनकी कमी हमें महसूस ना कराएं। शादी में आई हैं, शादी देखिए, आशीर्वाद दीजिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। माँ ने बुआ जी के सामने हाथ जोड़कर कहा था और उनकी आंखों में आंसू थे। और मैं जो दरवाजे पर खड़ी थी, ये सब सुनकर मुझे भी रोना आ गया था। मुझे लगता था कि बातें बस मैं लोगों की बर्दाश्त करती थी, मगर नहीं, मैं तो यहाँ कुछ दिनों के लिए आती हूँ और माँ तो उनको तो हर दिन यहीं पर रहकर सबका सामना करना पड़ता होगा। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि छोटी की शादी के बाद राहुल तो हॉस्टल चला जाएगा और मैं माँ को अपने पास बुला लूँगी। मैं खिड़की पर खड़ी थी और पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी और तभी मेरी नज़र उस हैंगर में टंगे हुए कोट पर पड़ी थी और फिर वही आवाज़ कानों में गूंज पड़ी। घर पहुंच गई तुम? क्या उसने ही मुझे फ़ोन किया था? और क्या वो मेरा पीछा कर रहा था? मगर क्यों? और सबसे अहम बात, उसके पास मेरा नंबर आया कहाँ से? मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे और उन सवालों को सोचते हुए मैं अविनाश के बारे में सोचना भूल गई थी और फिर बिस्तर पर आकर लेट गई थी। फिर फ़ोन उठाया था और आखिरी कॉल देखी थी। ये नंबर किसका था जिसने मुझे फ़ोन किया था? ट्रू कॉलर पर किसी अविराज ओबराय का नाम दिख रहा था और लोकेशन भी मुंबई का ही था। मैं सोच में पड़ गई थी कि ये कौन है। नाम कुछ सुना सुना सा लगा था, मगर याद नहीं आ रहा था कि कहाँ सुना है। फिर मैं बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी, मेरे मंगेतर ने मुझे क्यों छोड़ा था? नहीं नहीं, उसने नहीं छोड़ा था, मैंने उसे छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि कभी कभी मोहब्बत से इज्जत बड़ी होती है। मुझे आज भी याद है, वो इतने सालों बाद लौटा था।
मगर अब वो पहले वाला अविनाश नहीं रह गया था, वो बदल गया था। मगर कह मुझे रहा था कि मैं बदल गई हूँ। उसने शादी से पहले एक शर्त रखी थी, और वो शर्त क्या थी मुझे आज भी यकीन नहीं होता है कि यह सब उसने मुझसे कहा था। हम समंदर किनारे खड़े थे, बातें कर रहे थे। मैं बहुत खुश थी उसके साथ, और उससे ज़्यादा इस बात पर कि अब हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। मगर मेरी खुशी चंद लम्हों की मेहमान थी। मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। अविनाश, आभा, तुम्हें पता है इतने सालों बाद हम मिले हैं, मगर सब कुछ बदल गया है। बहुत बिजी रहने लगी हो तुम। जॉब करती हो, लेट नाइट आती हो, कभी कभी एक अनजान शहर में अकेली रहती हो। उसने कहा तो मैं चौंक गई थी। मैं, क्या मतलब है? अपनी दोस्त के साथ रहती हूँ मैं। और रही बात अनजान शहर की, तो ये मजबूरी है, और ये कोई अजनबी शहर नहीं है। मैं कई सालों से यहाँ रह रही हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती। पर आज मुझे लग रहा है कि मैं नहीं, तुम बदल गए हो। मैंने उससे कहा था। और आपको पता है उसने उस वक्त मुझसे क्या कहा था, जिसका मैं कभी सपने में भी जिक्र नहीं कर सकती, ना ही सोच सकती थी। अविनाश, तो फिर साबित करो कि तुम नहीं बदली हो इतने सालों में। कल अस्पताल जाओ और अपना वर्जिनिटी टेस्ट करवाओ, और सबूत के साथ मुझसे इसी जगह पर आकर मिलना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे इंतज़ार में कितनी सच्चाई है, और इस तुम्हारे अपने शहर में तुम्हारे लिए सब अजनबी हैं, और मैं अविनाश बस तुम्हारा अपना हूँ हमेशा। उसने सामने समंदर की तरफ देखते हुए कहा, और मुझे लग रहा था कि मैं उस गहरे पानी में डूब जाऊंगी। वो एक लम्हा मैंने उसे बहुत गौर से देखा था। अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे सामने वो खड़ा था, और वो मुझसे ये सब कह रहा था। ज़िंदगी में कितना मुश्किल होता है वो वक्त, जब आप किसी का इंतज़ार करने के बाद भी उसे पा ना सकें। और मैं भी बस यूं ही उसका इंतज़ार कर रही थी इतने सालों से। पर ये ऐसे ख़त्म होगा मैंने भी नहीं सोचा था। मैं उस दिन उससे मिलने के बाद बिना कुछ कहे चुपचाप चली आई थी। वहाँ से आने के बाद रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैंने खाना भी नहीं खाया। सारी रात उसकी बातों के बारे में सोचते हुए गुजरी थी, और सुबह होते ही मैं अस्पताल पहुंची। मैंने हेमा को भी कुछ नहीं बताया कि मैं क्यों उदास थी। पर सच कहूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। उसके लिए मैं हर आजमाइश से गुजरने को तैयार थी, और इसी कशमकश में मैं वहाँ अस्पताल के बाहर खड़ी थी। पर फिर अचानक मेरे अंदर से आवाज़ आई, जो मेरी अंतर्मन की आवाज़ थी, जो मुझसे पूछ रही थी कि आभा, क्या इसके बाद वो तुम्हारा हो जाएगा? पर शायद नहीं। उसे पाने की चाह में तुम खुद को खो दोगी। यहाँ अगर अंदर गई तो फिर कभी लौट कर नहीं आ पाओगी। बस वो पल था, और वहाँ मैं थी। मैंने अपनी उंगलियों की तरफ देखा, जिसमें मैंने उसकी पहनाई हुई अंगूठी पिछले 9 साल से पहन रखा था। मैंने उसे उसी वक्त उतार दी थी, और अपनी जीन्स की जेब में रख लिया। बस मैंने अपने इंतज़ार को वहीं दफन किया, और उसके एतवार को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मोहब्बत में अगर एतबार ना हो तो मोहब्बत मर जाती है। बस यूँ समझिए कि उस दिन मैं भी मर गई थी, और मेरी मोहब्बत भी। मगर क्या यही मेरी ज़िंदगी की सच्चाई थी? पता नहीं। और अब मैं पुरानी यादों से फिर से मुलाकात कर रही थी। पता नहीं ये किस्मत हमारे साथ कभी कभी इतना बड़ा मजाक क्यों करती है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता होता है कि हमें ऐसे मजाक से कितनी तकलीफ़ होती है। फिर भी, वैसे तो मैं ऐसी जगहों पर बहुत कम ही जाती थी, मगर उस दिन वहाँ जाना मेरी मजबूरी थी। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मुझे अपना लोन चुकाना था, जो मैंने अपनी बहन की शादी में लिया था, और उसके लिए मुझे ये काम करना था। पर मुझे पता नहीं था कि ये पैसों की ज़रूरत मुझे इतनी महंगी पड़ जाएगी। हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से शानदार होटल में खाना गया था। मुझे मैनेजर ने अपनी कुलीग्स के वहाँ भेजा था, और वो पार्टी जहाँ मैं गई थी वो अविनाश की पार्टी थी। उसके साथ उसकी खूबसूरत वाइफ भी थी। आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, और मैं बस उसे सामने देखकर हैरान रह गई। मैं जल्दी से पलट गई ताकि वो मुझे पहचान ना ले, और जब मैं पलटी तो किसी से टकराई थी, और वो वही था रेस्टोरेंट वाला आदमी जिसने मुझे कल रात बारिश में अपनी कोट पहनाई थी।
वो इस पार्टी में कहाँ से आ गया? क्या वो अविनाश का दोस्त था? मैं सोच रही थी। मैं उसे अचानक सामने देखकर समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या कहूँ। मेरी आंखों में आंसू थे। इतने सालों बाद अविनाश को देखकर, उसे किसी और के साथ देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए था। खुश होना चाहिए था कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है, या फिर दुखी होना चाहिए था कि मैं आगे बढ़ने के बाद भी वहीं पर ठहर गई थी जहाँ पर मैंने उसे छोड़ा था। मैंने उस शख्स को सामने देखा, फिर उसके साइड से निकलते हुए दौड़ती हुई उस हॉल से बाहर आ गई थी। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं बहादुर हूँ। पापा के जाने के बाद मैंने अपने साथ साथ सब कुछ संभाल लिया था, अपना घर परिवार सब कुछ। मगर मैं गलत थी। इन सब में मैं खुद को तो भूल ही गई थी। इस बात का एहसास मुझे अविनाश की पार्टी में आने के बाद हुआ था। भले ही उसने मुझे नहीं देखा था, मगर मैंने उसे देख लिया था। पता नहीं क्यों मुझे वहाँ से आने के बाद ऐसा लगा था कि मैं बहादुर नहीं हूँ, बल्कि बहुत ही कायर थी, जो उसका सामना नहीं कर पाई, तो उससे छुपते हुए यहाँ चली आई थी। मैंने अपने रेस्टोरेंट की बाकी लड़कियों की तरह ही सेम कपड़े पहन रखे थे। स्विमिंग पूल के पास लगी उस बेंच पर बैठी मैं अपने अतीत की झलकियाँ उस पानी में देख रही थी। आंखों से बहते हुए आंसू गालों तक आके नीचे गिरे जा रहे थे। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो किसी के भी साथ हो, कुछ भी करे। मैंने अपनी मर्जी से उससे रिश्ता तोड़ा था। फिर भी मुझे आज उसे इतने सालों बाद देखकर तकलीफ का एहसास क्यों हो रहा था? क्या मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था? अभी मैं ये सब सोच रही थी कि तभी किसी ने मेरी तरफ अपने हाथों का थामा हुआ रुमाल बढ़ाया था, और मैं चौंकते हुए पानी पर से नज़रें हटाकर उस तरफ देखने लगी। सामने वही खड़ा था, वही रेस्टोरेंट वाला आदमी मुझे देख रहा था। तब मैंने उसे गौर से देखा था। उसने ब्लैक कोट पहन रखा था और दूसरा हाथ अपनी जेब में रखे मेरे सामने खड़ा था। मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है। उसने वो रुमाल मेरी तरफ बढ़ाया। जवाब में मैं कुछ नहीं बोली थी, चुपचाप उसके बढ़ाए रुमाल को ले लिया था। मुझे शायद उसकी उस वक्त ज़रूरत थी। मैंने उस रुमाल से अपने आंसू साफ किए थे कि तभी वो मेरे बगल में आकर बैठ गया, तो मैंने चौंक कर उसे देखा था। मगर वो मुझे नहीं, बल्कि स्विमिंग पूल के पानी की तरफ देख रहा था। वैसे तुम यहाँ फिर कूदने तो नहीं आई थी, उसने कहा। तो उसके कहे शब्द जब मेरे कानों में पड़े तो मैं हैरान रह गई थी कि इसका क्या मतलब है। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा, मगर वो अब भी पानी की तरफ देख रहा था। अजीब शख्स था। उसने जवाब में कुछ और ही कहा था। शादी करोगे मुझसे? उसने फिर कहा, मगर अब वो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। मैं उसकी बातें सुनकर शॉक्ड हो गई, मगर इससे पहले कि मैं कुछ और कहती या सोचती कि शायद मुझे सुनने में कुछ गलती हो गई है, उसने दोबारा वही शब्द कहे थे, शादी करोगी मुझसे? और मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई थी। उसका रुमाल उसके हाथ में थमाया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ी थी कि उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। क्या अब मेरी इतनी हैसियत रह गई है कि कोई ऐरा गहरा शख्स मुझे यूँ शादी के लिए प्रपोज करेगा? मेरे सवाल का जवाब नहीं है मिस हावा। उसने मेरा नाम लिया तो एक और बम मेरे कानों के पास फटा था, जिससे मेरा दिल और दिमाग दोनों ही हिल गए थे कि इसे मेरा नाम कैसे पता चला। फिर वो अपनी जगह से उठकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। मैंने उसे देखा था। मेरा हाथ अभी तक उसके हाथ में ही था। क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर उसने कहा, सोच रही होगी कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ, पर मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। कब, कहाँ, कैसे, वो सब बताऊँगा, और उससे पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। कल शाम 5 बजे रॉयल रेस्टोरेंट, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, यह रुमाल और मेरा कोट भी लेते आना, क्योंकि शायद तुम्हारे जवाब के बाद या तो हम हमेशा साथ रहेंगे या फिर कभी नहीं मिलें। उसने बस इतना ही कहते हुए मुझे वो रुमाल वापस थमा दिया और वहाँ से चला गया। पर मैं वैसे ही खड़ी थी। उसने मेरा हाथ जिसे पकड़ा था, कुछ समय पहले वो ठंडे हो रहे थे बर्फ़ की तरह, साथ में मैं भी। तभी मेरी नज़र अविनाश पर पड़ी थी, जो स्विमिंग पूल की दूसरी तरफ न जाने कब से खड़ा ये सब देख रहा था। मैंने उसे देखा,
फिर मैं वहाँ से चुपचाप चली आई थी, उससे बिना मिले। अगले दिन रॉयल रेस्टोरेंट शाम के 5 बजे। मैं बहुत देर से उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। 5 से अब 5:30 बजने वाले थे, मगर वो नहीं आया था। मैं रेस्टोरेंट में इंतज़ार करते करते थक गई थी और अजीब सी घुटन का एहसास हो रहा था, ना जाने क्यों। वेटर से 2 बार कॉफ़ी भी मंगवा कर पी गई थी। उसका कोट और रुमाल मैं दोनों साथ लेकर आई थी, जैसा उसने कहा था। सर्दियाँ शुरू होने वाली थीं। उसकी हल्की हल्की झलक अब ठंडी हवाओं में दिख रही थी, जिससे मुझे ठंड का एहसास भी हो रहा था। रोड पर खड़ी आती जाती हुई गाड़ियों को देख रही थी। फिर मुझे याद आया कि उस दिन उसने मुझे फ़ोन किया था बारिश वाली रात को, तो उसका नंबर मेरे फ़ोन में ज़रूर होगा। तो बस मैंने जल्दी से अपनी जीन्स की पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और उसका नंबर ढूंढकर उसे कॉल किया, मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब क्या करूं? शायद उसने मेरे साथ मजाक किया था। आजकल लाइव में सब कुछ मजाक ही तो हो रहा था। पहले अविनाश, अब ये शख्स। कसमकस में मैं वहाँ से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि किसी की गाड़ी से जा टकराई, जो मेरे ठीक सामने से आ रही थी। मगर उसने जल्दी से ब्रेक मारा था और मैं लड़खड़ा गई थी। उसमें से एक आदमी जल्दी से बाहर निकल कर आया था और मुझे संभाला, मगर मैं उसका चेहरा देखकर हैरत में पड़ गई थी। मैंने झटके से उसका हाथ खुद पर से हटाया था। वो कोई और नहीं बल्कि अविनाश था। पर वो यहाँ क्या कर रहा था? छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ, मैंने उसका हाथ हटाकर सीधे खड़े होते हुए कहा था, और मेरे हाथ में जो कोट का पैकेट था वो ज़मीन पर गिर गया था। उसे उठाया था। बहुत ज़िद्दी हो आभा तुम। हम इतने दिनों बाद मिले हैं, ना हाय ना हेलो, बस यही कहना चाहती हो? उसने कहा। तो मैंने अपना चेहरा उससे फेर लिया था। कुछ कहने के लिए तुमने छोड़ा ही नहीं, मैंने बिना मुड़े कहा और वहाँ से जाना चाहा, मगर उसने दोबारा मेरा हाथ पकड़कर रोका तो मैं चौंक गई थी। अविनाश, मेरा हाथ छोड़ो, ये हक तुम खो चुके हो, मैंने उससे कहा था। क्यों? उसने पकड़ा था तब तो ये नहीं कहा था। उसका क्या हक है तुम पर, पहले बताओ। उसने अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी थी, जिससे मुझे तकलीफ़ हो रही थी। मैं चाह कर भी उसे छुड़ा नहीं पा रही थी। ऊपर से आते जाते लोग हमें देख रहे थे और तभी किसी ने आकर मुझे उसकी गिरफ्त से छुड़ाया था, वही जो तुम्हारा नहीं है। तुम ठीक हो? माफ़ करना, वो एक ज़रूरी काम आ गया तो आने में देर हो गई। ऊपर से मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया आज, उसने कहा था, और मैं उसे देखती ही रह गई थी। मैंने हाँ में सर हिलाया। साथ ही अविनाश भी उसे देखकर हैरान रह गया था। तुम होते कौन हो? मैं आवाज़ से बात कर रहा हूँ, हटो मेरे रास्ते से, अविनाश ने उससे कहा और उसे हटाना चाहा, जो मेरा हाथ थामे उसके सामने खड़ा था। नहीं, मुझे नहीं बात करनी तुमसे, चलो यहाँ से, मैं बोली थी, मगर आखिरी शब्द पर रुक गई थी क्योंकि मुझे अभी तक उसका नाम नहीं पता था। तब उसने कहा था, अविराज ओबराय उर्फ राज। तुम जो कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। ये लड़की जिसके लिए तुम लड़ रहे हो ना, तुम्हें नहीं पता कि इसका काम ही यही। अविनाश ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा, जिसकी गूंज बहुत तेज थी। चटाक। अब एक शब्द भी मत कहना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। चलो आभा। राज ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा, फिर मेरा हाथ पकड़कर वहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मैंने पलटकर देखा था, अविनाश अपने गाल पर हाथ रखे हुए वैसे ही खड़ा था। मेरा ध्यान अब राज की तरफ था, जो मेरा हाथ थामे बस चलता ही जा रहा था। वो एक लम्हा मैंने महसूस किया कि किसी को पहचानने में क्यों उम्र गुजर जाती है और हम उसे पहचान नहीं पाते, और किसी को बिना जाने पहचाने भी उसे अपना मान लेते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने आप पर अफसोस करूं कि मैंने उस शख्स के लिए अपनी ज़िंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिए, या फिर खुशी मनाऊं कि उसे छोड़ने का फ़ैसला मेरा गलत नहीं था बल्कि सही था। पर वक्त तो गुजर गया था ना। मैंने उसके इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी के कीमती साल बिता दिए थे, सोच कर कि चाहे जो भी हो, वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचेगा। मगर अब क्या? इतने सालों बाद उसे अचानक देखकर मन में एक अजीब सी कसमकस तो थी। आखिर कैसे नहीं होती? अपनी पहली मोहब्बत को भुलाना इतना आसान भी तो नहीं होता।
अब चाहे जो भी हो, मेरा हर भरम आज अविनाश के कहे उन शब्दों ने तोड़ दिया था। कैसी लड़की हूँ मैं? आखिर क्या कहना चाहता था वो, जो शब्द राज के थप्पड़ की वजह से अधूरे रह गए थे? आखिर क्यों लोग एक लड़की के चरित्र पर सवाल उठाते हैं जब वो अकेली रहती है? तब तो लोग कहाँ रहते हैं जब वो अपनी सारी जिम्मेदारियां अकेले निभाती है? शायद नहीं, किसी को भी ये नज़र नहीं आता है, क्योंकि शायद समाज का यही नियम है। पर यह नियम सिर्फ हमारे लिए ही क्यों होता है? क्या इसमें मेरी गलती थी कि मैंने अविनाश का इतने सालों तक इंतज़ार किया? खुद को उसके जाने के बाद वहीं पर रोक दिया, कभी उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। और जब वो आया तो मुझे छोड़कर अकेले आगे बढ़ गया। बहुत से ऐसे सवाल थे जो मेरे अंदर तूफान की तरह उमड़ रहे थे और मैं ना चाहते हुए भी उनमें बहती जा रही थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे, इसलिए नहीं कि अविनाश ने यह सब किया था, बल्कि इसलिए कि इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते थे और वो मेरे बारे में ऐसा सोचता था। अफसोस बस यह रह गया था मेरे पास। मैं वहाँ से आने के बाद राज की गाड़ी में बैठ गई थी और फिर कुछ दूर जाकर उसे गाड़ी रोकने के लिए कहकर गाड़ी में से उतरकर सड़क के किनारे एक छोटे से पार्क के बेंच पर जाकर बैठ गई थी। सारी पुरानी बातें आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रही थी और उनसे बहते हुए आंसू गालों पर आ रहे थे। ठंडी हवाओं ने अपना रुख मेरी तरफ किया तो मैं सिर उठी थी, मगर तभी किसी ने मेरे कंधों पर अपनी गर्म जैकेट रखी थी और मैंने अचानक से उसे देखा था। वो राज था। उसने अपना कोट उतारकर मुझे उड़ा दिया और मेरे बगल में बैठ गया था। तुम ठीक हो? उसने पूछा था और मैंने अपनी आंखों को साफ करते हुए उसे देखा। मैं, हाँ ठीक हूँ, थैंक्स। मैं उस वक्त बस इतना ही कह पाई थी, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उस वक्त क्यों? क्योंकि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो, लग तो नहीं रही, उसने कहा तो मैंने उसे अचानक देखा था। वो एक शानदार सा शख्स था, मगर बात यह थी कि वो यहाँ मेरे साथ क्यों था। अजीब सी उलझन में थी मैं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने फिर से कहा और आगे देखने लगी, क्योंकि उसका ध्यान मुझ पर ही था जिससे मुझे उलझन हो रही थी। वो, तुम्हें पता है इंसान को चुनते समय किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? मैं, किस चीज़ का? वो, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अगर पता होता तो मैं यहाँ पर नहीं होता। वो अब मुस्कुरा रहा था। मैं, तो फिर यहाँ क्यों हो? चले जाओ, मैंने तुम्हें नहीं रोका है। वो वैसे ही मुस्कुराते हुए, पता है मुझे, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे रोक लो। उसने यूँ मेरी आंखों में झांकते हुए मेरे करीब आकर कहा तो मेरी धड़कनें बढ़ गई थीं। तो मिस आभा, मुझे मेरा जवाब चाहिए, उसने फिर कहा तो मैं चौंक गई थी कि मैं यहाँ परेशान हूँ, अफसोस कर रही हूँ और इसे अपने जवाब की पड़ी है। पता है तुम क्या सोच रही हो, पर मुझे फिर भी अपना जवाब चाहिए। बताओ, मुझे शादी करोगी मुझसे? उसने मतलब हद कर दी थी ये सब कहकर। मैं, अगर मैं कहूँ कि मेरा जवाब नहीं है तो तुम चले जाओगे? मैंने जब कहा तो वो अचानक खड़ा हो गया था अपनी जगह से उठकर, और मुझे लगा कि वो अब मेरा पीछा छोड़ देगा। वो अचानक से मेरी तरफ मुड़ा था। नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा हर रास्ता तुमसे होकर गुजरता है। आभा, तो बिना वजह जाने मैं कहीं नहीं जाऊँगा, बताओ मुझे। मैं, क्या बताऊँ? तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो मेरे साथ चलकर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा राज, मैंने उससे उसके पास जाकर कहा था। वो, मुझे तुम्हारे साथ चलना है, फिर भी चाहे कुछ हासिल हो नहीं हो, वैसे भी मोहब्बत हासिल नहीं की जाती, वो तो खुद ब खुद आपको जकड़ लेती है। शायद तुम्हें नहीं पता, हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे, एक दूसरे को देख रहे थे। मैं, पता है मुझे, पर 9 साल की मोहब्बत थी उसकी, 9 मिनट की मुलाकात में ख़त्म हो गई थी। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा यकीन करूं, भला कैसे? वो, यकीन करने के लिए नहीं कह रहा, मोहब्बत करने के लिए कह रहा हूँ, उसने अब मेरे कंधों पर अपने हाथ रखते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हों। बस बहुत हो गया,
मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। बताओ मुझे, शादी करोगी मुझसे? उसने फिर कहा तो मैं चिढ़ गई थी। मैं, ये तुम बार बार शादी करोगी मुझसे क्यों कहते हो? मैं तुम्हें नहीं, तुम मुझे नहीं जानते। वो, जिसे जानती थी उससे क्यों नहीं की? ये भी तो जानती हो ना तुम। और रही बात तुम्हें जानने की, तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। और तुम्हें तो मैंने अपना नाम बताया था ना, तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं कौन हूँ। वैसे भी मैं अधूरी चीज़ें और अधूरे रिश्ते में यकीन नहीं रखता। सोच लो अच्छी तरह से, क्योंकि बार बार मैं तुम्हारे अतीत से तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा। और किस हक से बचाऊँगा बताओ मुझे, उसने कहा, और हर एक शब्द में सच्चाई थी। उसी समय मैंने एक फैसला किया था कि मुझे क्या करना है। वैसे तय तो मैंने बहुत पहले ही कर लिया था, उस जगह उस लम्हे में जब अविनाश को थप्पड़ पड़ा था। मगर फिर भी मन में बहुत सी उलझनें थीं जिन्हें राज ने दूर कर दिया। क्या सोच रही हो? जवाब देने के लिए और वक्त चाहिए, उसने मेरे चेहरे के सामने हाथ हिलाकर कहा। तो मैं अपनी सोचों से बाहर आ गई थी। नहीं, मैंने कहा। क्या नहीं? वो चौंक गया था। मेरा मतलब है हाँ, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ राज। मैंने बस अपनी आंखें बंद करके कह दिया था। और ये ज़रूरी भी था, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना था। अब वरना अविनाश जैसे लोग हमेशा मेरा रास्ता रोके खड़े हो जाते। और वैसे भी राज हर तरह से एक शानदार शख्स था। वो कौन था? मुझे उसके नाम से ही समझ आ गया था। मुझे याद आया था ओबराय कंस्ट्रक्शन कंपनी शहर की जानी मानी कंपनी थी। और तब मुझे याद आया था कि मैंने उसकी एक पार्टी में राज को देखा था, जो उस कंपनी का सीईओ था। और अब मैं उसे भले दूर से ही सही, मगर बहुत सालों से देख रही थी। आज तक उसने कभी कोई मिसबिहेवियर मेरे साथ नहीं किया था। और ये प्यार व्यार छोड़कर डायरेक्ट प्रपोज कर दिया था। मुझे तब पता था कि लाखों लड़कियां उसके सपने देखती होंगी, और वो था भी उस लायक। तो मैं क्यों नहीं, बस मैंने उसे हाँ कर दी। मेरे हाँ कहते ही उसने मुझे गले लगा लिया था। और वो एहसास मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास था। एक ऐसे शख्स को मैंने चुना था जो मुझे चाहता था, ये जानते हुए कि मैं उसे नहीं चाहती। फिर भी मैं स्तब्ध खड़ी थी, और वो मुझे अपने सीने से लगाए बस थैंक्स कहता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे थैंक्स क्यों कह रहा था, जबकि शुक्रिया अदा मुझे करना चाहिए था कि उसने मुझे चुना था। लेट्स गेट मैरिड, ये वो अल्फाज थे जो मैंने उस दिन उससे कहे थे। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। माँ के और मेरी दोस्त हिमा की मौजूदगी में हमने एक छोटी सी सेरेमनी रखी थी, जिसमें राज के घर वाले भी मौजूद थे। जिसके बाद हम एक मजबूत बंधन में बन गए थे। मेरी ही मर्जी थी कि हमारी शादी बिल्कुल सादगी से हो। माँ बहुत खुश थी राज से मिलकर। हालांकि माँ को इम्प्रेस करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, मगर कुछ तो ख़ास बात थी उसमें। तभी तो मैंने भी हाँ कर दी। मैं राज से शादी करके अब उसके घर आ गई थी। एक शानदार महल जैसा घर, मगर उसमें कुछ ही लोग रहते थे। राज के फादर की डेथ बहुत सालों पहले ही हो गई थी। बस उसकी मदर थी जिनके साथ वो रहता था। आंटी बहुत अच्छी थी, शायद इसलिए राज वैसा था। वो मिजाज में बिल्कुल अपनी माँ पर गया था। शांत, सुशील, समझदार, हर बात बहुत सोच समझ कर करने वाला। मतलब ये बात मुझे तब समझ आई जब उसने इतने सालों के इंतज़ार के बाद मुझे अचानक प्रपोज किया था। उसके साथ रहना सब कुछ एक सपने जैसा लगता था। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में हूँ, और कोई अभी आकर मुझे जगा देगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं उसके साथ थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। पर समथिंग इज़ मिसिंग, और वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी। मतलब मैंने उससे शादी बस अविनाश से अपना पीछा छुड़ाने के लिए ही की थी। भले ही मुझे ये बात पता थी कि उसने मुझे चाहा था। माँ भाई के पास चली गई थी। मैंने और राज ने उनसे बहुत कहा कि हमारे साथ चलकर रहें, मगर माँ भी ना थोड़े पुराने ख्यालात की थी, तो नहीं मानी। देखते ही देखते वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ गया पता नहीं चला। 3 महीने गुजर गए थे हमारी शादी को, मगर दूरियां अभी तक बरकरार थीं। मैं चाह कर भी उसे अपने करीब आने से रोक दे रही थी, मगर वो कुछ नहीं कहता था। इस बात की तकलीफ़ मुझे भी होती थी, पर मैं क्या करूं? मुझे वो अच्छा तो लगता है,
मगर वो एहसास जो मुझे उसके करीब होने से होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। एक पूरे रिश्ते में कुछ अधूरापन सा था। मुझे उसकी बातों पर हंसना अच्छा लगता था, उसका हाथ पकड़कर चलना अच्छा लगता था। पर आज हम राज की एक बहुत पुरानी दोस्त से मिलने गए थे। किसी वजह से वो हमारी शादी में शामिल नहीं हो पाई थी और अब उसने हमें अपने घर डिनर पर इनवाइट किया था। पूजा बहुत अच्छी लड़की थी, राज ने बताया था मुझे उसके बारे में। और जब मैं उससे मिली तो मुझे इसका यकीन भी हो गया। मैं और पूजा बैठकर बातें कर रहे थे। राज मुझे उसके घर छोड़कर कहीं गया था, यह कहकर कि थोड़ी देर में आता हूँ। तो बस मैं उसका इंतज़ार कर रही थी और पूजा उसमें मेरा साथ दे रही थी। पता है आवा, तुम सच में बहुत प्यारी हो। राज इज़ सो लकी। तुम्हें पता है, मैं और राज काफ़ी पुराने फ्रेंड हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सफ़र हमने साथ में तय किया। पूजा मुझे उसके और राज के बारे में बता रही थी। थैंक्स, पर तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? मैंने उससे पूछा। वो मुस्कुराकर, बस यूँ समझ लो कि जिससे की थी उसने साथ नहीं निभाया। रिश्ते विश्वास की मजबूती से आगे बढ़ते हैं आभा, और जहाँ ये कमज़ोर पड़ जाएं तो टूट जाते हैं। खैर छोड़ो इन पुरानी बातों को। तुम बताओ, राज तुम्हें कैसा लगा? उसने कहा, मगर उसकी आंखों में नमी थी, पर लहू पर मुस्कान। एक पल के लिए मुझे मेरा अतीत झिंझोड़ कर चला गया था। उस वक्त पर मैंने खुद को संभाल लिया था। कमाल की लड़की थी वो, इतनी जिंदा दिल कि मैं क्या बताऊं। मैं वो बहुत अच्छा है, मैंने उससे कहा। वैसे जब राज ने मुझे बताया कि वो शादी कर रहा है, आई डोंट बिलीव इट कि उसने फिर कहा, तो मैं चौंक गई थी। मैं, ऐसा क्यों? इसमें ना यकीन करने वाली क्या बात है? वो, मतलब क्या है? तुम्हें उसने बताया नहीं? वो कुछ चौंकते हुए बोली थी। मैं, क्या नहीं बताया मुझे? मैं अपने आप में हैरान थी कि ऐसी कौन सी बात थी जो उसने मुझे नहीं बताई। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ, डरो नहीं, आओ तो सही। पूजा कहते हुए मेरा हाथ पकड़कर वहाँ से उठी और मुझे एक कमरे में ले गई। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने चारों तरफ देखा, जहाँ एक लाइन से दीवार पर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी थीं, जो शायद पूजा ने बनाई थी। मुझे राज ने बताया था कि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, पर वो मुझे यहाँ इस कमरे में क्यों लेकर आई थी, ये अभी तक मैं समझ नहीं पाई थी। फिर वो आगे बढ़ी थी और अपनी अलमारी से एक पेंटिंग निकाल कर वहाँ के लगे फ्रेम में लगा दिया, और फिर उसके ऊपर से कागज़ हटाते हुए मेरी तरफ देख कर, ये देखो, है ना कमाल? जब उसने उस पेंटिंग पर से पर्दा उठाया तो मैं सच में हैरान रह गई थी। वो वो तो मेरी पेंटिंग थी, मगर मैं तो पूजा से आज पहली बार मिली थी। उसने ये सब कैसे बनाया? और उससे भी ज़्यादा अजीब बात यह थी कि उस पेंटिंग में मैं समंदर के बीच में डूब रही हूँ और राज मुझे पकड़ा हुआ था। मतलब बिल्कुल भी नामुमकिन सी बात थी। मैं कभी उसे, कभी पूजा को देख रही थी, जो मुझे देखकर अभी तक मुस्कुराए जा रही थी। तुम्हें पता है, राज ने मुझसे ये पेंटिंग बनवाई थी जब वो तुम्हें वहाँ से बचाने के बाद वापस आया था। यू नो आभा, दुनिया में हमें जिससे मिलना होता है वो हमें मिल भी जाए, मगर जिसके साथ हमें पूरी दुनिया का सामना करना पड़े, उसके साथ हमें दुनिया नहीं देखनी चाहिए। तुम सोच रही होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। राज को मैं बहुत सालों से जानती हूँ। वो कभी अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करता, यह उसकी पुरानी आदत है। वो कभी किसी को चोट पहुँचाकर कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए तुमसे कह रही हूँ, छोड़ो यार, सबकी लाइफ में एक पास्ट होता है, मगर हम उसे अहमियत क्यों दें कि हमारा प्रेजेंट ही खराब हो जाए। वो मुझसे बोल रही थी और मैं स्तब्ध खड़ी सुन रही थी। सारी बातें अब मुझे समझ में आ गई थी कि उस दिन जब मैं अविनाश से आखिरी बार मिलने पहुंची थी तो राज वहाँ मौजूद था, और जब मैंने अपने आप को समुंदर के हवाले कर दिया था तो उसने मुझे बचाया था, और सबसे आखिर में उसने आज तक ये बात मुझे नहीं बताई थी। पर क्यों? तुम ज़्यादा मत सोचो, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ जब राज ने मुझे बताया कि तुम उससे मिल गई हो। पता है, राज को तो मैं हमेशा से देख रही हूँ, पर तुम्हें बिना देखे बस उसके बताने पर कागज़ पर उतारा था। सच में तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसा उसने बताया था, वो मेरे पास आकर बोली थी।
अभी हम बातें कर ही रहे थे कि राज अचानक वहाँ आ पहुँचा। क्या बातें हो रही हैं भाई मेरे बिना, उसने कमरे में आते के साथ ही कहा था। तो मैं चौंक कर पलटी थी तो हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। कुछ नहीं, बस मैं आभा को अपनी कुछ पेंटिंग्स दिखा रही थी, पूजा ने कहा और फिर हम दोनों के पास आई थी। राज जब तक मेरे पास आ चुका था। हाँ चलो, अच्छी बात है। वैसे मुझे बहुत भूख लगी है, चलकर खाना खा लें क्या? बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का खाना खाए, उसने पूजा से कहा तो वो हंसने लगी थी। हाँ चलो, उसने कहा और फिर हम उसके कमरे से बाहर निकल आए थे। मैंने पलट कर देखा था, पूजा ने वो पेंटिंग ढक दी थी उसके आने के समय ही। उसके बाद हम वहाँ से खाना खाकर वापस चले आए थे। मैं बाथरूम से चेंज करके जब बाहर आई तो वो कमरे में नहीं था। उसका फ़ोन बेड की साइड टेबल पर ही उसने छोड़ दिया था। रात के 11 बजने वाले थे, लगभग सारे नौकर भी सो गए थे। मैंने कमरे की बालकनी में भी झांक कर देखा, मगर वो वहाँ पर नहीं था। इतनी रात को अचानक कहाँ चला गया, मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करूँ। तब मैं रूम से बाहर निकल आई थी। हॉल से होते हुए जब मैंने मेन दरवाज़ा खुला देखा तो समझ गई कि वो बाहर गया है। और जब बाहर आई तो वो गार्डन में खड़ा था, खुले आसमान के नीचे, न जाने उसमें क्या ढूंढ रहा था। मैं चलते हुए उसके पास पहुंची थी और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहा, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? वो अचानक चौंक कर मेरी तरफ मुड़ा था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, कैसी लगी पूजा और उसकी पेंटिंग्स? बहुत अच्छी लड़की है और उसके हाथों में जादू है। सच में बहुत खूबसूरत थी सारी की सारी। हाँ चलो फिर ठीक है, मुझे नींद आ रही है, सुबह ऑफिस भी जाना है, वो कहकर आगे बढ़ा। मगर अब मेरी बारी थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया था। रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैंने कहा था। कमरे में चलकर करते हैं फिर, उसने कहा। नहीं, अभी यहीं पर करनी है। क्या हुआ आभा, सब कुछ ठीक तो है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, मैंने कहा था और उसके गले से लग गई थी और उसने मुझे खुद में समेट लिया। किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? माँ ने कुछ कहा है, वो मुझसे पूछ रहा था। किसी को छोड़ो, तुमने कुछ कभी कहा क्यों नहीं? मैंने अब उससे खुद को अलग किया था। मैंने मैंने क्या नहीं बताया यार, सब कुछ तो जानती हो तुम। वो खुद में हैरान था। सब कुछ जानती हूँ, पर तुम्हें शायद नहीं जान पाई। तुमने बताया क्यों नहीं कि उस दिन तुमने मुझे बचाया था? अगर आज पूजा मुझे वो पेंटिंग नहीं दिखाती तो मैं कभी तुम्हें जान ही नहीं पाती। बताओ मुझे, क्यों छुपाया मुझसे ये सब? वजह तुम थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे एहसानों तले दबकर मुझे अपनाओ। उसने मेरे करीब आकर मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। तो मैंने उसे देखा था। वो एक लम्हा था जब मैंने उसे जाना था और उसकी हो गई थी। पर मैंने तब भी तुम्हें नहीं अपनाया। आई एम सॉरी। उसके कंधों पर अपना सर रख दिया था। मेरी आंखों में आंसू थे तो उसने अपना हाथ मेरे सर पर रखा था और मेरे आंसुओं को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये थी मेरी कहानी। मैं आभा। ज़िंदगी आसान नहीं होती और किसी की सोच और चले जाने से नहीं रुकती, बल्कि आगे बढ़कर हमें मंजिल नज़र आ ही जाती है। और जो पीछे छूट जाता है उसे पीछे ही रहने देना चाहिए। शायद इसलिए कहा गया है कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। तो बस उस दिन से मैं राज के साथ एक नए सफ़र पर आगे बढ़ गई थी।